स्पॉटलाइट, ठीक है। सो अगेन नमस्कार। प्लैनेट वे की दुनिया या प्लैनेट वे के यूनिवर्स में आपका स्वागत है। प्लैनेट वे बेसिकली है क्या? आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये सिस्टम है क्या, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और इसमें लायबिलिटी नहीं है तो ऐसा क्या, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी बात ये है कि प्लैनेट वे को आखिर हमने डिजाइन क्यों किया, पर्पस क्या है इसको बनाने का और इससे हमारे जीवन में या हमारे समाज में या हमारे आने वाले जनरेशन को क्या मिलने वाला है, आप क्या देने वाले हैं और क्या-क्या इससे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या नुकसान है, इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे आज हम। तो बेसिकली प्लैनेट वे को बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है कि जो भी व्यक्ति अभी तक एक आम व्यक्ति की लाइफ जीता आ रहा है या एक एज़ अ बीइंग अ सिंपल मैन या कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। हम इस सिस्टम के द्वारा एक आम आदमी से खास आदमी बनने की चर्चा करेंगे आज। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई लालच, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्कीम, कोई नेटवर्किंग, कोई जोड़ना-घटाने वाला कोई हम बात नहीं करेंगे। सिंपल बात करेंगे कि वन टू वन कि हमें इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, राइट? मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, आपका क्या बेनिफिट है, दोनों की बात करेंगे यहाँ पर और करने से क्या फ़ायदा है, करने से क्या नुकसान है, दोनों को हम आज एस्टेब्लिश करेंगे और लगभग जो मीटिंग का समय होगा हमारा 1 घंटे या इससे ऊपर भी जा सकता है। तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी माँगता हूँ। सो प्लैनेट वे को डिज़ाइन किया गया है फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम अपनी बात करते हैं। आज राइटिंग पे मत जाइएगा, बोर्ड बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम अगर बात करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम की मतलब ये होता है कि केवल पैसा नहीं है, पैसा तो एक केवल माध्यम है हम लोगों की आस-पास की जो वस्तुएँ हैं उनका आदान-प्रदान करने का, खाने का आदान-प्रदान करना, वस्तुओं का आदान-प्रदान करना, किसी भी चीज़ का लेन-देन करने के लिए हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बट एक्चुअली जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कहलाती है, पैसों के अलावा यदि आपके ऊपर किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी कई प्रकार की होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, रिलेटिव या रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप 100% कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है मेरे हिसाब से। तो आज यदि हम बात करें तो प्लैनेट वे को डिज़ाइन किया गया था 2018 में, ठीक है? और 2020 से इसको हमने मार्केट में लोगों तक प्रमोट करना स्टार्ट किया। कब से 2020 में? तो 2020 में लगभग आपका जुलाई मान लीजिए, ठीक है? वैसे तो जून की बात है। तो जून और जुलाई से हमने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, लोगों तक पहुँचाया था, लोगों से बात की थी। करते-करते आज हम लोगों को 22 और लगभग अब 23 में आने वाले हैं। तो मोटा-मोटा 2 साल से सवा 2 साल हो चुका है। इन 2 साल से सवा 2 साल में हमने किया क्या? हमने और आपने मिल कर के एक समूह बनाने की कोशिश की जहाँ आज 15,000 प्लस लोग हो चुके हैं। अभी तक हम 15,000 बोलते थे, अब 15,000 प्लस लोग हो चुके हैं। 15,008, 15,020, 15,050 जो भी होंगे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इन लोगों को लाने का पर्पज़ क्या था? रीज़न क्या था? तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें स्पेशली बताने वाला हूँ आज की मीटिंग में, कि प्लैनेट वे को डिज़ाइन किया कैसे गया या इसका पर्पज़ क्या था डिज़ाइन करने का? रीज़न कुछ तो होता है किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो यदि हम रीज़न की बात करें तो प्लैनेट वे को बनाने का एक सिंपल एक रीज़न था, कि कुछ लोगों से मैं मिला था अपनी लाइफ़ में और उन्होंने एक अच्छा समय हमने गुज़ारा साथ में और उसमें से एक व्यक्ति ने सुसाइड किया था। सुसाइड करने का रीज़न ये था कि उन्होंने किसी कंपनी में काम किया 5-6 साल और उन्होंने अपने मित्र यारों का कुछ पैसा उस कंपनी में लगवा दिया होगा। वो कंपनी खत्म हो गई और उसके वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो उनके ऊपर चढ़ने लगे और लास्टली उन्होंने फिर सुसाइड कमिट किया। तो ये शुरुआती दौर की बात है, कई लोग जानते होंगे इस विषय में कौन थे, क्या थे, बट मैंने कभी ज़्यादा इस चीज़ को बताया नहीं, बट आज पहली बार बता रहा हूँ इस चीज़ को ओपनली पब्लिक बता रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ था कि प्लान भी डिज़ाइन करना पड़ा। तो अल्टीमेटली फिर हमने कुछ मैंने प्लस मेरे ग्रुप ने मिलकर के उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, एक फंड इकट्ठा किया 1-2 माह के दौरान, कुछ ऑनलाइन, कुछ पर्सनल जितना भी हमसे हो सका और हमने उनकी फैमिली को सपोर्ट करके वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर दिया। लेकिन एक कहीं न कहीं टीस थी मन में कि आखिर एक छोटे से फंड के लिए एक अपने लाइफ़ को गँवा देना पीछे, पूरी फैमिली को छोड़ के चले जाना, ये इसकी भरपाई कैसे की जाए? अगर आज उसके पास पैसा होता, फ्रीडम होता फाइनेंशियली तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति इस चीज़ को ओवरकम कर ले जाता या उसके पास कहीं भी एक रास्ता होता कि मैं इस काम को करके अपना पैसा चुका सकता हूँ, तो वो सुसाइड कमिट नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को सुनते देखते हुए फिर हमने क्या किया कि बहुत सारी कंपनी को आर-एन-डी किया, लगभग 180 प्रकार की कंपनियों को मैंने आर-एन-डी किया और इनसे मिला कर के हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया। तब तक मेरी जो कंपनी थी वो लखनऊ में थी एज़ आईटी कंपनी ओबीडुआ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जिसको आपको मैंने बताया था पहले भी। तो 180 प्लस क्लाइंट्स को हमने उस समय स्टडी किया था। कुछ मेरे पर्सनल स्टार्टअप्स थे लाइक ग्रोसरी वर्ल्ड, ओबिडुआ और भी बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे थे दैट टाइम। तो जयपुर में कुछ हमारी टीम थी, कुछ छत्तीसगढ़ में टीम थी, कुछ ठीक-ठाक काम चल रहा था।
बट जो हो चुका था उस चीज़ को ना मेरे एम्प्लॉयी जानते थे, ना ही मेरे रिलेटिव जानते थे। वो चीज़ मैं जानता था या तो जिन लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया था फाइनेंशियली करेक्शन करने के लिए, वो लोग जानते थे इस चीज़ को। टिल देन मेरी अपनी प्लानिंग चल रही थी और तभी हमारी मुलाकात शिशुपाल सर से हुई, तो उनका भी एक रीज़न था कि हमें कुछ करना है। उनके साथ में एक और साथी आए थे, उन्होंने हमें कुछ रास्ता दिखाया। इस बीच में सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। देखिए, जब किसी चीज़ का सृजन होना होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक आपको धक्का मारने के लिए एक रीज़न मिलता रहता है, राइट? तो शिशुपाल सर जी आए ऑफ़िस में और हमारी नॉर्मली चर्चा हो रही थी कि उनको भी कुछ करना था बिकॉज़ ऑफ़ कि अपना कहीं न कहीं एक बड़ा टाइम उन्होंने दिया है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो भी खाली बैठ नहीं सकते थे। इसके साथ और भी कुछ साथी हमारे साथ मिले, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना जो हमारी पुरानी स्टडी है, उसको हम बनाना स्टार्ट करें। तो उनके साथ जो साथी आए थे, उनके साथ मिलकर भी हमने कुछ डिज़ाइन किया, बट वो कहीं न कहीं चीज़ें वो मज़ा नहीं आ रहा था करने में। लेकिन जो ये हम पर्सनली कर रहा था मैं, इसको डिज़ाइन करने में लगा तो समय, क्योंकि लगभग इसको डिज़ाइन करने में लग गया था 1 से डेढ़ साल टेक्निकली, और साथ में अगर देखा जाए तो किसी प्लान को टेक्निकल डिज़ाइन करना आसान होता है, बट ओवर द पेपर, ओवर द प्लानिंग डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो समय लगा, बट 180 प्रकार के कंपनीज़, मतलब कि जिसमें सारे एमएलएम जितने आप जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जितने आप जानते हैं, जितने भी आप मनी मार्केटिंग कंपनी जानते हैं, सब के लगभग-लगभग जो कंपनी डूब चुकी हैं, जो कंपनी रनिंग हो रही थी, उन सब के प्लान्स को हमने स्टडी किया और स्टडी करके एक सिस्टम डिज़ाइन किया। बहुत ही, मतलब कि वो उस समय अगर बात करें 2018 की, तो 2018 से लेके 2020 में जो सिस्टम बना था, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर था। शुरुआती सिस्टम बहुत ही टफ था, लोगों के समझने की मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा, इतना इस तरीके से कैलकुलेटिव सिस्टम बनाया था। पर धीरे-धीरे उसमें सुधार करते 2020 तक काफ़ी कुछ उसमें इम्प्लीमेंट कर चुके थे और उसको आसान कर चुके थे। अल्टीमेटली एक ऐसा सिस्टम हमें डिज़ाइन करना था, जहाँ ना तो कोई बॉस हो, मतलब नो एमडी, सीएमडी, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं, कोई सेंट्रलाइज़ेशन ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने पैसा दिया, सामने वाला बटन दबाएगा, फिर वो काम करेगा। कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहे, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम, जहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस ना हो, सुबह-शाम सिस्टम अपने आप काम करता रहे, चलता रहे। दूसरा, कोई नो इन्वेस्टमेंट, कोई हमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, जहाँ पर हम पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि हमारी जो जमा पूँजी है, कहीं वो भी ना डूब जाए। कोई आरओआई नहीं, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला काम नहीं करना था। ना ही कोई हमें डायरेक्ट सेलिंग वाला सिस्टम चाहिए था। हमने 180 प्रकार के प्लान को स्टडी करके ये बनाया कि जिसमें कुछ अच्छाइयाँ थी उनको रख लिया, जिनमें बुराइयाँ थी उनको छोड़ दिया। करते-करते एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, जहाँ ना तो कोई एमडी-सीएमडी होगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा, ना कोई आरओआई होगी, ना कोई प्रोडक्ट होगा और ना ही कोई डायरेक्ट सेलिंग होगी। ठीक है? फिर भी जितना पैसा चाहिए उतना पैसा होगा, ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। राइट? तो बट हमें करना ऐसा ही कुछ था। तो इसके पीछे रीज़न होता है, जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं, अगर आपको काम करना है, पैसा कमाना है, तो जब पैसा ही कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो पैसा कमाने के लिए आपके पास रास्ते बहुत सारे होते हैं, अल्टीमेटली पैसा कमाना है। तो अभी हम प्लानिंग तो हमारे पास बहुत सारी थी कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करेंगे क्या? इतने सारे लोग आ जाएँगे, जब सिस्टम चल पड़ेगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। आज आपने देखा होगा, बड़ी से बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बात कर लीजिए या मनी मेकिंग कंपनी की बात कर लीजिए, डायरेक्ट डिपॉज़िट वाली बात कर लीजिए, किसी भी बड़ी-बड़ी कंपनी की हम बात करते हैं, उनके पास नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ पीपल इतने सारे हो जाएँगे, तो नंबर ऑफ पीपल का आखिरकार करेंगे क्या? कोई भी आज तक इस जो नंबर ऑफ पीपल है, उसको कहना चाहिए कि आज तक उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। सीधी बात ये है कि जितने भी लोगों की अगर हम संख्या की बात करें, आज बड़ी-बड़ी कंपनी में लाखों लोगों की जॉइनिंग है, 10 करोड़ों लोगों की जॉइनिंग है, लेकिन उन्होंने उस संख्या का भरपूर उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनका केवल विज़न था कि इनसे पैसा लेना है, अपना जेब भरना है। बट हमारा विज़न कुछ और था। तो सबसे पहले ठीक है, लोग आ जाएँगे, सिस्टम चल जाएगा, पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो लोगों की मेन पावर है, उस मेन पावर को हम यूज़ कैसे करेंगे, हमें इसके ऊपर फोकस करना था। देन वी हैव डिसाइडेड आइडियोलॉजी, कि हमारी एक विचारधारा हो, एक सिस्टम का कहना चाहिए एक प्रार्थना हो या एक मंत्र हो, जिसकी हम बात करें कि हमें यही काम करना है और इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो हमने एक अपनी विचारधारा बनाई, जहाँ पर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति का स्वागत रहेगा। हर धर्म समुदाय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति हो, सबका यहाँ पर स्वागत रहेगा। कुछ ऐसा किया जाए जहाँ हम लोग सोच के परे चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमने एक विचारधारा बनाई, एक आइडियोलॉजी, ये शब्द मुझे डॉक्टर मनोज जी से मिला, क्योंकि उस समय हमें ये तो पता था हमें क्या करना है, लेकिन हमें शब्दावली नहीं मिल रही थी। तो आप ही के बीच में बहुत सारे ऐसे
महान लोग हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता रहा। धीरे-धीरे हमें कुछ शब्दावली मिलती गई, कुछ शब्दकोश में शब्द डलते गए और हमें कुछ नया सीखने को मिलता गया। उसमें से एक हमें शब्द मिला आइडियोलॉजी और विचारधारा, ठीक है? जब शुरुआत में मार्केट में निकलते थे, तो हमें इतना पता था ये सिस्टम जो बनाया हुआ है, सिस्टम कैसे काम करता है। मैं लोगों को ये बताता था कि हमने ये बनाया है और ये सिस्टम ऐसे काम करता है। इसका पर्पज़ क्या है, इसका आउटपुट क्या होगा, ये मैं समझाने में असमर्थ था। बिकॉज़ एज़ अ डेवलपर अगर एक चीज़ को लेके निकलता है, जिसने प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्रामर अगर किसी मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग सिखाने निकल जाए, तो क्या निकलेगा? खिचड़ी पकेगा और कुछ नहीं पकेगा। बट थैंक्स गॉड कि कुछ लोगों को मेरी भाषा समझ में आई, कुछ मेरा उद्देश्य लोगों को समझ में आया और लोगों ने इस चीज़ को पिरोया और अपने-अपने शब्दों में और लोगों को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे। तो सीखने को क्या मिला? एक शब्द जिसको बोलते हैं हम आइडियोलॉजी। अब आडी विचारधारा क्या थी? आइडियोलॉजी क्या थी हमारी? सिंपल हमें करना क्या था कि बहुत सारे लोग मिल कर के छोटे-छोटे फंड से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खोलने का एक सपना था, जो कि मेरे खुद के 10 से 12 स्टार्टअप थे, लेकिन मैं कई बार सफल हुआ, कई बार फेल हुआ। रीज़न क्या था उसका? जब भी समय आता था, जब भी ज़रूरत पड़ती थी, तो फाइनेंशियल जब आप टूट जाते हैं, तो सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है। चाहे आप बिल्डर हों, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे कुछ भी हों। अगर आपके पास कोई बढ़िया चीज़ है और समय पे यदि आपको पैसा ना मिले, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। सेम ऐसा मेरे पास कई बार हो चुका था। मैं चीज़ों को स्टैंड करता था। एकदम यूनिक चीज़ है, जो मार्केट में कभी थी ही नहीं और जैसे ही उसको ग्रोथ लेवल पे ले जाने के लिए फंड चाहिए, तो फिर लास्ट में होता क्या है, भाई साहब ब्याज में हम पैसा दे पाएँगे, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि इंडिया में लोग ब्याज के अलावा कुछ समझते नहीं हैं, है ना? अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, भैया कितना ब्याज दोगे? सिक्योरिटी क्या रखोगे? तो वो सब हमारे पास हुआ नहीं करता था, इसलिए कोई बिज़नेस स्टार्ट होता था और लास्ट में खत्म होता था। तो ऐसे मेरे 12 स्टार्टअप थे, जिनको मैंने टोटली बंद किया और फिर लग गया इस काम में कि अब ऐसा कुछ करना है कि जो असफलता या जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, वो प्रॉब्लम इंडिया का कोई भी एंटरप्रेन्योर फेस ना करे। और इसी से संबंधित फिर हमने कुछ ऐसा सिस्टम एक क्रिएट कर दिया, एक विचारधारा बनाई कि लोग तो जो हमने सिस्टम बनाया था, जहाँ पर लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे, वो तो हैं ही। वो लोग मिलके क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी और सिंपल एक शब्दावली में बात करें कि हम लोग छोटे-छोटे फंड से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को जन्म देने की बात कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में हम एक इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं स्पाइसेस की। अब ये सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है क्योंकि 1 साल पहले हमको और बात किया करते थे कि हम ऐसा करेंगे। अभी हम कर रहे हैं तो शब्दावली चेंज हो गई है। प्रयागराज में एक सतहरिया जगह है, ठीक है? जहाँ पर स्पाइसेस रेंज की कंप्लीट एक फैक्ट्री ओपन करने वाले हैं जो फुली ऑटोमेटिक रहेगी और लार्ज स्केल की फैक्ट्री रहेगी जिसकी लागत है 2 करोड़ रुपए, ठीक है? अब ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनका अपना भी खुद का सपना होगा कि मैं भी अपनी खुद की इंडस्ट्री ओपन करूँगा, मेरा भी अपना एक ब्रांड होगा, मैं भी मार्केटिंग करूँगा, मैं पूरी दुनिया में छा जाऊँगा, ये सबके सपने होते हैं। लास्ट में आदमी टूटता कहाँ पर है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फंड में, दूसरा कॉम्पिटिशन में, तीसरा मार्केटिंग में और चौथा जो आपके साथ कलीग काम कर रहे हैं, जो आपके साथ एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, अगर वही साथ ना दे या वही गलत निकल जाए तो यहाँ भी आप टूट जाते हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं। आपका दूसरा है आईटी, तीसरा ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप फेलियर हो जाते हैं। बड़े से बड़े दिग्गज हैं आप, आपको सारा नॉलेज है, लेकिन जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप फेल होते रहेंगे और होते रहेंगे। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने लोगों का एकत्रीकरण स्टार्ट किया। बात ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं, जहाँ पर हर धर्म समुदाय के व्यक्ति होंगे और 3 प्रकार के लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर 3 प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? पहला जिनके पास टैलेंट है, लेकिन पैसा नहीं है, मनी उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत थी, वो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक आपसी समझौते की बात की जा रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। यदि ये तीनों गुण में से कोई एक गुण आपके अंदर है, तो आप अपने स्वेच्छा से इस समूह के अंदर आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है? और यदि कोई गलत प्रॉमिस करके आपको लेके आया है, तो आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आज क्लियर करूँगा, हो सकता है आपसे फील्ड में किसी ने कुछ और कमिटमेंट कर दिया हो, कुछ और बोला हो, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो पहला है जिसके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। टैलेंट किस प्रकार का? यदि आपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है, यदि आपको लगता है कि आप गरम मसाले की फैक्ट्री में आप काम कर कर चुके हैं 5 से 10 साल, तो अगर आपको पैसा मिल जाए तो आप भी अपनी गरम मसाले की फैक्ट्री लगा सकते हैं। आपने मिनरल वाटर प्लांट में अगर काम किया है, अगर आपको लगता है कि उस काम को भी आप बेहतर कर सकते हैं,
ठीक है, तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी टैलेंट एक्विजिशन जहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज हो कि किस तरीके से फैक्ट्री को चलाया जाता है, तो ऐसे टैलेंटेड लोगों की हमें ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा, जिनके पास कुछ पैसा हो, पैसा कुछ की मतलब थोड़ा लिटिल फ्यू मनी हमें चाहिए यहाँ पर। कितना चाहिए? मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम लाख रुपए, 2 लाख रुपए जितना ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम 10-20,000 रुपए का आपके पास में जमा कर लिया आपने, जमा पूँजी है आपकी, तो भी आप इस समूह का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है? और टैलेंट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, जिनके पास इन दोनों प्रकार के लोग हैं, जिनके पास पीपल हैं, पीपल किस प्रकार के? अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, टैलेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास इन 2 प्रकार के लोग हैं, और तीसरा इटसेल्फ ऐसे भी कुछ लोग आपके पास हो सकते हैं कि जिनके पास इन 2 प्रकार के लोगों की संख्या हो, तो भी आप इस समूह का हिस्सा बन सकते हैं। बस 3 प्रकार के लोगों की यहाँ ज़रूरत है, चौथे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, जो ये सोचे कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए रखा हुआ है, ले जाओ और 1 साल बाद मुझे 12 लाख रुपए लौटा देना, इंटरेस्ट दे देना, आरओआई दे देना, मैं गारंटी ले लूँगा, ये कर लूँगा। ऐसा यहाँ कोई काम नहीं होता है। ना ही कोई आपको ब्याज मिलेगा, ना ही ऐसा कोई कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, और ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। गलती से मत कीजिएगा, ठीक है? तो अगर 3 प्रकार के लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो ये 3 प्रकार के लोगों से हमारा एक समूह बनने वाला है, जहाँ आज इस समूह में करीबन-करीबन 15,000 लोग जुड़ चुके हैं पैन इंडिया से, इवन आउट ऑफ इंडिया से। यहाँ इस समूह में जो लोग आए हुए हैं, इसका पर्पस क्या रहेगा? काम क्या रहेगा? तो अगेन बताते हैं, फिर से इलाहाबाद लिखते हैं हम, ठीक है? या प्रयागराज लिखते हैं। प्रयागराज में सतरिया जगह है, जहाँ स्पाइस की हम लोग कंप्लीट फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए है। अब ये 2 करोड़ रुपए यदि आपके पास होता, देखिए हम फिर से लौटते हैं वापस, इसको मैं दोबारा चर्चा करूँगा। हम लोग कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं। नॉर्मली हमारे सपने बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे सपने देखने के लिए बोला जाता है। ज़्यादा बड़े सपने देख लिए तो अंबानी बनने की कोशिश मत करो, बिरला बनने की कोशिश मत करो। ऐसे शब्दावली से जो है हमें नवाज़ा जाता है, और इसलिए हम छोटे से कन्फाइंड एरिया में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा बड़े सपने कौन देखेगा, है ना? बात कर रहे हैं कि आप और हम हैं कौन? पहला और दूसरा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 2 नाम हैं। पहला है यूज़र या कंज़्यूमर। कंज़्यूमर मीन्स उपभोक्ता, राइट? हम बाय डिफ़ॉल्ट जन्म लेते ही उपभोक्ता बन जाते हैं। एक छोटा-सा बच्चा भी जैसे पैदा होता है, डायपर पहनना स्टार्ट कर देता है, वो ही उपभोक्ता हो गया, है ना? और जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता है, तो इक्वल टू वोटर बन गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलना ही मिलना है, आप किसी भी कंट्री में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा तीसरा नाम आपको खुद बनाना पड़ता है। अब वो क्या हो सकते हैं, वो आप जानें, ठीक है? अल्टीमेटली तीसरा नाम क्यों होता है? क्योंकि पैसा कमाना है। यदि पैसा कमाना है, तो इन 3 में से आप बन जाएँगे, या तो टीचर, या तो साइंटिस्ट, या तो बिज़नेसमैन, कुछ ना कुछ आप बनेंगे। तीसरा नाम आपका यहाँ डिसाइड करता है कि आपके गुण कैसे हैं, आपका कर्म कैसा है, आप करते क्या हैं। उसके बाद तीसरा नाम आप अपना खुद का डिसाइड करते हैं कि है क्या, राइट? तो थोड़ा-सा और पीछे जाते हैं, जब पैसे की ही बात आ रही है, तो पैसा आखिर है कहाँ? अगर हमें काम ही करना है, तो देखते हैं क्या काम किया जाए। भई पैसा कमाना है, तो पैसे का कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। तो हम जब बात करें पैसा है कहाँ, तो पैसा यदि देखा जाए तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पैसा 3 जगह है। कहाँ है? तो सबसे पहले जो पैसा है वो है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग में क्यों? अब ये मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मैं इसको बस यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम अ कंज्यूमर, मैंने इसको यूज़ किया, मैं बन गया कंज्यूमर। पैसे एक्चुअली किसने कमाए? जिसने इसको बनाया। आज वो व्यक्ति करोड़पति होगा 100%, ठीक है? तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो कहीं न कहीं सबसे बड़ा एक अपना हिस्सा रखते हैं पूरे इकोसिस्टम का, या पूरे के पूरे जो हमारा एक इकोसिस्टम है पैसे का, फाइनेंशियल का, एक सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? सभी की सभी इंडस्ट्री का, चाहे आप पॉलिथीन मैन्युफैक्चरर हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे टीवी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे फैन मैन्युफैक्चरर हो, जो भी आस-पास आप देख रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, आस-पास नज़रें घुमा के देखिए, आपके हज़ारों प्रकार के प्रोडक्ट हम डेली यूज़ करते हैं, पता ही नहीं चलता। ये मैं शर्ट पहन रहा हूँ, मैंने इसको कंज़्यूम किया, पैसा कमा रहा है मैन्युफैक्चरर। तो चाहे आप सुबह से लेके शाम तक जो भी आप चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कंज़्यूम करते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, उन सब को कहीं न कहीं किसने बनाया होगा, दे वर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, जो कि पूरे विश्व का पैसा अगर देखा जाए, तो पूरे विश्व का 95% पैसा, मनी इनके पास है, ठीक है? या और कम कर देते, चल 90% कर देते, कुछ लोग भी और भी तो बचे हैं अभी।
90% पैसा बेसिकली मैन्युफैक्चरर के पास है, वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यूजर कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं। तो अब ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आप तक तो ये प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं सकता है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर एक चेन चाहिए, C&F हो गया, रिटेलर C&F हो गया, आपका स्टॉकिस्ट हो गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, करते एक रिटेलर होता है, एक दुकानदार, और रिटेलर से आप सामान लेके आते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो पूरी चेन है, ठीक है, इस चेन में जितने लोग आते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं। तो पहला रास्ता हो गया मैन्युफैक्चरिंग करने का। दूसरा, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे सामान लेकर के और रिटेलर तक जब पहुंचाया जाता है, तो इस बीच की कड़ी में आप कहीं अपने आप की जगह ढूंढ लीजिए और वहां चिपक जाइए, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा, आपके पास पैसा यहां से आता है। तीसरा, तो इन दोनों महान साथियों को इन कामों को करने के लिए चाहिए होते हैं हैंड्स। भई अकेले तो आप ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँगे, ना वो चेन की पूरी आप श्रृंखला को बढ़ा पाएँगे। आपके पास अकाउंटेंट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्शन मैनेजर होना चाहिए, आपके पास पूरी टीम होना चाहिए, तब जाके आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँगे, उसकी मार्केटिंग कर पाएँगे और प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचा पाएँगे। तो इन दोनों चीज़ों को सँभालने के लिए होते हैं हैंड्स, और इन्हीं हैंड्स का नाम है जॉब। अब आप भले सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, अल्टीमेटली आप 2 ही हिस्से से जुड़े होंगे, या तो सर्विस सेक्टर से या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपके नॉलेज का जो भरपूर उपयोग है, सदुपयोग है, वो ये उसका भरपूर जो उपयोग है, वो कर रहे हैं उसके ऊपर वाले बैठे लोग, जिनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। और य आपने अपने टैलेंट के बदले एक सैलरी डिसाइड की होगी, 20,000 से लेके 20 लाख रुपए तक। 1 करोड़ भी सैलरी होती है, 10 करोड़ भी सैलरी होती है, बट अल्टीमेटली होती सैलरी है। जितना काम करेंगे, उतना पैसा आएगा, नहीं करेंगे, नहीं आएगा। बात यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इससे आगे बढ़ के भी एक दुनिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कंज्यूमर डायरेक्टली इस सेक्टर पे आ जाए तो क्या बुरा है? मैं बात कर रहा हूँ एक कंज्यूमर सीधे-सीधे कंज्यूमर को हम बात कर रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर अपने खुद के क्यों नहीं बन जाते? तो बोलेंगे भैया पैसा नहीं है हमारे पास, है ना? लेकिन कंज्यूमर को अपनी पावर ही नहीं पता है। आज हम सुबह से लेके शाम तक बात करते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये इम्पैक्ट करता है। सरकार तो एक अपना सिस्टम है जिसको आपने चुना है। जितना उनके बस में होगा वो करेंगे। लेकिन अब इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो खुद क्या करना पड़ेगा? खुद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उसका भी एक हिस्सा बनने के लिए, विकास का हिस्सा बनने के लिए। सारी चीज़ें आप सरकार के ऊपर छोड़ देंगे, करेंगे कुछ भी नहीं, लास्ट में गालियाँ देंगे सबको कि वो सरकार ऐसे करके गई, ये सरकार ऐसे करके गई। हमने और आपने, या स्पेशली आपकी बात करूँ, तो आपने क्या किया? केवल चर्चाएँ की, दैट्स इट। करना क्या पड़ेगा? आपको और हमें अपनी पावर पहचाननी पड़ेगी कि कंज्यूमर से कितना बड़ा मार्केट बनता है। मतलब कहने का ये बने समझिए कि अगर आज कंज्यूमर आप बने हैं, तो आप सुबह जब उठते होंगे तो सोप तो यूज़ करते होंगे, नहाते होंगे आप, सोप यूज़ करते होंगे। किसी न किसी कंपनी का होगा, वो कौन-सी कंपनी मुझे नहीं पता। बट यदि हम सब मिल कर के उसी कंपनी का सोप यूज़ करेंगे, तो उसका कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा। और अगर उसको निष्कासित करना होगा मार्केट से, तो उसका यूज़ बंद कर देंगे, सिस्टम खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली कंट्रोलर आप हैं और कंट्रोल ये कर रहे हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, कंज्यूमिंग आपकी है। आपकी और हमारी इनकम का 60 से 70% जो पैसा है, वो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स की जो श्रृंखलाएँ होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जाता है। आपकी जो भी सैलरी हो, उसका 60 से 70% पैसा उठने से लेके सोने के बीच में जिन भी वस्तुओं का आप उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको खरीदने में, उनको यूज़ करने में ही आप गँवाते हैं, और उसका और कोई रास्ता नहीं है। बल्कि यू आर द सोर्स ऑफ मनी, यू आर द सोर्स ऑफ ऑल इकोसिस्टम, जहाँ भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होते हैं। तो आपकी पावर को यूज़ कर रहे हैं ये लोग, और आपसे जब हम बोलते हैं कि आप भी मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बन जाते, सवाल आता है, पैसा नहीं है या मनी नहीं है। चलिए अब इसी का जवाब आपको मिलता है। तो हमने वापस आए फिर से शुरू में कि हमने एक, अगर सारे कंज्यूमर एक साथ हो जाएँ, और कंज्यूमर कौन से? उन्हें वही 3 प्रकार के लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि जिनके पास टैलेंट हो, पैसा ना हो, ऐसे कंज्यूमर। कुछ ऐसे लोगों चाहिए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, वैसे कंज्यूमर। कुछ ऐसे कंज्यूमर जो कि सुबह से लेके शाम तक जो घूमते-फिरते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी आपके पास होंगे कि उनके पास कुछ 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं, ऐसे कंज्यूमर। तो ऐसे कंज्यूमर की एक हमने श्रृंखला यहाँ रखी और इन लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया। एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है प्लैनेट वे। ये विचारधारा है, कोई कंपनी नहीं है, ठीक है?
यहाँ लीगल, इल्लीगल कैसे हो, क्या होगा, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली हमने एक पोर्टल बना दिया कि ऐसे कंज्यूमर यदि हैं हमारे पास तो आकर के इस पोर्टल से जुड़ जाएँ और इस संख्या को हम बढ़ाते चले जाएँगे, जहाँ पर आज 15,000 लोग प्लस हो चुके हैं। अब ऐसे कंज्यूमर हमने इकट्ठे कर लिए, कैसे इकट्ठे किए, क्या किए, उसकी हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। अब बताते हैं कि इन कंज्यूमर से क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हम एक कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर कैसे बन सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर आ जाते हैं अभी। तो कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर बनने का बहुत सिंपल आसान सा तरीका है। अभी हम सतहरिया जो प्रयागराज के पास में है, वहाँ एक स्पाइस की फैक्ट्री खोल रहे हैं। अगेन लिख रहा हूँ, तीसरी बार लिख रहा हूँ ये, ठीक है? जिसकी लागत 2 करोड़ रुपए है। अब ये 2 करोड़ रुपए है, तो ये 2 करोड़ आएगा कैसे? चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ सारे कंज्यूमर को। अगर इस फैक्ट्री को ओपन करने में आपने मेरी मदद की, तो इस फैक्ट्री से होने वाला नेट प्रॉफिट जो सारे खर्चे निकालने के बाद निकलेगा, उसका 55% मैं आजीवन हर महीने, हर साल है, हर 6 महीना जब भी बटेगा, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब मैं आप सबको इक्वल में बाँटता रहूँगा जब तक ये जो आपकी इंडस्ट्री है, जब तक ये चलती रहेगी। ठीक है? तो मान लीजिए कि यही चीज़ मैंने इन लोगों को भेजा, एक मैसेज भेजा सारे कंज्यूमर को, एक फैक्ट्री खोलनी है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? यदि इसका नेट प्रॉफिट आप सबको 55% बाँटा जाए तो पूछेंगे कितना पैसा देना पड़ेगा? भई एक फैक्ट्री अगर 2 करोड़ की खोलनी है, तो 2 करोड़ रुपए का जब एक फिगर आप लिखिए कितने ज़ीरो होते हैं 2 करोड़ में, है ना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़ीरो होते हैं 2 करोड़ में। इसमें से आप पूछेंगे कितने ज़ीरो वाला नोट चाहिए आपको? कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस फैक्ट्री का हिस्सा बनने के लिए मिनिमम ₹500 और मैक्सिमम ₹20,000 ही देना पड़ेगा आपको, तो कितने लोग राज़ी होंगे? तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों का हमारे पास जवाब आएगा, भैया हम हैं और हम हैं। मैक्सिमम ₹20,000 इससे ऊपर नहीं, ठीक है? अब मान लीजिए कि 15,000 लोगों में से ज़्यादा नहीं, हमारे पास 5,000 लोगों का रिप्लाई आया, भैया हम लोग रेडी हैं, ठीक? तो इतने लोग यदि रेडी हैं, तो हमने यहाँ एक अनाउंसमेंट अपना खुद का सिस्टम बनाया कि एक काम करते हैं, यदि हम 2,000 लोगों से अगर 10,000 ले लें, तो हो जाता है 2 करोड़ रुपया, ठीक है? तो 2,000 लोगों से 2 करोड़ रुपए इकट्ठा अपने पास हो जाएगा 10,000 से। अब 10,000 ज़्यादा बड़ा है, 2 करोड़ ज़्यादा बड़ा है। भैया आपसे मैं बोलूँगा कि भैया 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, एक काम करो कि 20-20 लाख रुपए सब लोग इकट्ठा कर दो, कोई नहीं कर पाएगा। 1-1 लाख रुपए बोलेंगे तो भी नहीं कर पाएगा। बट आप सबको मैं बोल रहा हूँ, मात्र 10-10 हज़ार रुपए, ठीक है? 2,000 लोग इकट्ठा करेंगे तो 2 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाएगा। 5,000 लोगों ने हामी भरी, हम एक अनाउंसमेंट डालेंगे, जो पहले 2,000 लोग होंगे, ठीक है? पहले 2,000 लोग यदि इस अकाउंट में 20-20 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन लोगों को चुन लिया जाएगा। तो अपने आप 5,000 लोगों में भीड़ लग जाएगी, भैया पहले हम जमा करते हैं, पहले हम जमा करते हैं और 24 घंटे में हमारे पास 2 सीआर इकट्ठा हो चुका होगा, राइट? ये पहला फेज़। अब इस कंपनी को चलाएगा कौन? कल मेरा पैसा लेके भाग गए तो? है ना? बहुत सारे फ्रॉड हो गए हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ चली गई, ये तो चलता रहेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास में। लेकिन हाँ, हमने एक सिस्टम बनाया कि केवल एक फैक्ट्री तक हमें सीमित नहीं रहना है कि एक फैक्ट्री हमने डाल दी तो उसी से सब कुछ हो जाएगा। बेसिकली इस फैक्ट्री का पर्पस क्या है पहले वो समझिएगा। तो आज यहाँ 15,000 लोग हैं, ये 15,000 लोग ये बताइए कि जब इनको पता चलेगा कि ये अपने ही लोगों की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले तो उस करंट एक्जिस्टिंग ब्रांड को बायकॉट करेंगे और कौन-सा ब्रांड अपनाएँगे? अपना। जो भी आपने अपने ब्रांड का नाम रखा है, ये अब उनका अपना लगेगा कि अपना ब्रांड है, अपनी फैक्ट्री है। और खासकर उनको तो ज़रूर लगेगा, जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं, है ना? 10,000 इंटू 2,000 लोगों 2,000 जो लोग हैं, ये तो डेफिनिटली 100% अपना ही ब्रांड यूज़ करेंगे, भले ही 15,000 में से 13,000 लोग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सबका 10-10 हज़ार रुपए लग गया और ये इस कंपनी के पार्टनर बन गए हैं। तो अब हमारा केवल एक चीज़ तो हमारी पहली जो सबसे बड़ी जो अफेक्टेड चीज़ होती है, जब किसी इंडस्ट्री को ओपन किया जाता है, तो उस इंडस्ट्री में जितने भी सर्कमस्टेंसेस आपको मैंने बताए, पैसे की कमी, मार्केटिंग प्लस आपका कॉम्पिटिशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगभग-लगभग तो यहीं से दूर हो गई। 2,000 लोग फ्री के प्रमोटर हो गए। बेसिकली आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 55% और मालिकाना हक, ठीक है? इसमें हम लोग खुश हैं। ₹1 आप ना तो उनको सैलरी दे रहे हैं, ना ही कोई प्रमोशन का दे रहे हैं। तो ये लोग अपने ब्रांड को यूज़ भी करेंगे और हर व्यक्ति के घर में 4 रिश्तेदार होते हैं। तो 4 बार बात होती होगी, सुबह-शाम नमस्ते होता होगा।
तो एक बात तो बता ही देंगे, हमने भी एक फैक्ट्री खोली, अपना खुद का गरम मसाला बन रहा है वहाँ पे, राइट? तो इस प्रकार से बिना मार्केटिंग के भी मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो पहला तो हमारा यहाँ एक सॉल्यूशन निकल गया। अब बात करते हैं कि इस फैक्ट्री में जितने लोगों ने पैसा दिया है, उनका पैसा सेफ कैसे है? कौन चला रहा है? कैसे मार्केटिंग होगी? तो हमारा पहला हेडेक ये खत्म हो गया कि इस फैक्ट्री का जो फंड आना था, वो छोटे-छोटे फंड से हमने बड़ी-बड़ी फैक्ट्री की स्टार्ट बात करी, पहली फैक्ट्री खोली। तो इस फैक्ट्री के लिए जो 15,000 लोग हैं, ठीक है? इन्हीं में से एक अनाउंसमेंट जाएगा, प्लस 2,000 लोग जिन्होंने फंडिंग की है। इनको बोला जाएगा कि यदि आप में किसी के पास टैलेंट है, गरम मसाले की फैक्ट्री जो हम खोल रहे हैं इसको चलाने का, तो कृपया आइए। और इसका हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, 4 भाग में पैसा बँटता है इसका नेट प्रॉफिट, ठीक है? नेट प्रॉफिट हमने क्या बोला था? जिसके पास टैलेंट है, पैसा नहीं है, वो भी आ जाएँ। तो 15,000 में से मान लीजिए हमें 4 लोग अप्रोच करते हैं कि सर मेरा भी सपना है और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपनी गरम मसाले की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करके लगता है कि नहीं चला लेंगे, कुछ ना कुछ ठीक-ठाक काम कर लेंगे ये, तो उनको हम इस कंपनी में एज़ अ डायरेक्टर, ठीक है? एज़ अ डायरेक्टर चूज़ करेंगे। यहाँ 1 से लेके 4 लोग, 5 लोग कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितने लोगों को रखना है वहाँ पर। तो ऐसे 4 लोगों का हमारे पास सीवी आया, इंटरव्यू हुआ, पास हो गए, तो उनको हमने डायरेक्टर, इनको क्या मिलेगा? इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30% इनके पास जाएगा, 55% जाएगा जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है, बचा 10% और 5%, ठीक है? तो ये जो पैसा है पूरा अगर जोड़ेंगे 55, 10, 5 और 30 हो गया 100%। 30% मिलेगा उनको जो इस फैक्ट्री को रन करेंगे, 55% उसको मिलेगा जो इसको, जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया है, 10% जाएगा कंज्यूमर में, मतलब कि 15,000 छोड़ दीजिए तो अपना यूज़ करेंगे करेंगे, पूरे जहाँ-जहाँ वो गरम मसाला जाएगा या जो भी धनिया है, मिर्ची है, पाउडर, बहुत सारी स्पाइसेस की रेंज है वो, तो जो यूज़र इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, इस ब्रांड को यूज़ करेगा, तो इस फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट का 10% अलग निकाल दिया जाएगा और उन लोगों में बाँटा जाएगा जिन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। ना तो उनको कंपनी से मतलब है, ना उनको किसी प्रॉफिट से मतलब है, ना ही इन्वेस्टमेंट से मतलब है, ना फैक्ट्री से, किसी से मतलब नहीं है। अगर सिंपली वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट का, मान लो 1 लाख यूज़र हैं, तो 1 लाख यूज़र को 10% डिवाइड किया जाएगा। ठीक? अब कल के दिन एक क्वेश्चन खड़ा होता है, भैया वो फैक्ट्री तो सतरिया में है, मैं तो बैठा हूँ साउथ इंडिया में, मैंने उस कंपनी में 10,000 रुपए दिए थे, मैं कैसे पता कर पाऊँगा कि वहाँ कितना माल है, कितना स्टॉक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी जवाबदारी किसकी है? तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने 15,000 लोगों ने मिल करके ही, इसी में से कुछ लोगों ने मिल करके एक पेरेंट कंपनी एस्टेब्लिश की। पेरेंट कंपनी क्यों? ताकि हर कंपनी पे ये नज़र रख सके, ठीक है? तो ये 5% हिस्सा हम हर फैक्ट्री का नज़र रखने के लिए इस पेरेंट कंपनी को दे देंगे। इसका काम रहेगा कि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्री स्टैंड होंगी, हर फैक्ट्री के ऊपर नज़र रखना, उसका अकाउंटिंग से सपोर्ट करना, उसको मार्केटिंग से सपोर्ट करना। एक तरह से पेरेंट कंपनी की ये सारी सिस्टर कंसर्न कंपनियाँ कहलाएँगी। इस पेरेंट कंपनी का नाम है रामायरा, राइट? ये कौन सी कंपनी है? रामायरा। जहाँ पर जितनी भी सिस्टर कंसर्न कंपनियाँ ओपन होंगी, सबका एक प्रोटोकॉल हम डिज़ाइन करेंगे। इस कंपनी को मैं सँभाल रहा हूँ एज़ अ फाउंडर। तो ये जवाबदारी कौन लेगा? तो सबसे पहले मैंने अपना खुद का नाम रखा, भैया चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी मेरे पास में है, कुछ ज्ञान है, तो मैं सँभाल लूँगा। बट अब यहाँ पर चूँकि मेरे बस के अकेले की बात तो थी नहीं, ये छोटा काम तो है नहीं। आज हमारा पहला टारगेट कि हमें 1000 इंडस्ट्री खोलना है, तो देवेंद्र मिश्रा अकेले तो नहीं करने वाला है इसको। तो कौन करेगा? तो जितनी भी कंपनियां खुलेंगी वो सब के सब इस कंपनी के अंदर आएंगी। रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जितनी भी इस तरीके से नई नई कंपनी स्टैंड होंगी वो कंपनियां अलग अलग होंगी जो इसी से कनेक्टेड होंगी और वो सब की सब रहेंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस प्रकार से मल्टीपल कंपनी से हमारे पास 5-5-5-5-5-5% आना है। तो सबको लगेगा मिश्रा जी हो गए करोड़पति, ठीक है, लेके सब भाग जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि रामायण इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं, क्यों ना ये काम थोड़ा सा बांट लिया जाए, क्योंकि मेरे पास तो के लिए नहीं है। तो मैंने क्या किया कि रामायण इंडस्ट्रीज के भी कुछ पार्ट बना दिए, ठीक है। अब रामायण इंडस्ट्री क्या आपको समझ में आ रहा होगा, एक पेरेंट कंपनी है जिसके मैंने दो पार्ट किए, 30% और 70%। ये 70% हिस्सा मैंने रखा देवेंद्र, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट, और 30% हिस्सा उन्हीं 15,000 लोगों में से कुछ सबको एक टास्क दिया कि भैया ये फैक्ट्री तो हम ओपन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस जो जो स्टैंड करेंगे वहां एम्प्लॉय होंगे,
उनका इनिशियल खर्चा कौन देगा? फैक्ट्री तो जब खुलेगी तब खुलेगी। सुबह से पहले यहाँ एम्प्लॉयी आए, उनको भी उन्हें हमें सैलरी देना है, ऑफिस खुलेगा तो रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वो कहाँ से आएगा हमारे पास? और इतना सारा जब काम होगा तो उसको कौन हैंडल करेगा? तो हमने एक ओपन यहाँ पर एक सिस्टम डाला कि भैया जिसके पास में नॉलेज हो, टैलेंट हो वो भी, और साथ में 1 लाख रुपया लेके आ जाओ। ठीक है? तो यदि यहाँ पर अभी चूंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन यहाँ 1000 लोगों को लूंगा मैं इस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर, तो 1-1 लाख रुपए हम सबसे ले रहे हैं। अभी 31 नवंबर तक का टाइम है, 1-1 लाख रुपए जमा करके आप इस कंपनी में भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है? शर्त यह है कि आपके नीचे कम से कम 150 लोग होने चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो आपने संख्या इकट्ठी करी है, उनकी आगे बताऊंगा कैसे। तो 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है कि नहीं करना। कोई चीज यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। यदि आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आपको बदले में 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर अलॉटमेंट हो जाएंगे आपके नाम पे इस कंपनी के। और मदर कंपनी का मतलब पेरेंट कंपनी के नेट प्रॉफिट का सारे खर्चे निकालने के बाद 30% जितने भी लोग यहाँ पर 1-1 लाख रुपए देके आएंगे होंगे उन सब में बराबर भाग में बांट दिया जाएगा, जो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता रहेगा। अब यहाँ भी एक लालच, कितना पैसा आएगा, है ना? तो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम। अगर मान लीजिए हमने जो हमारी जो अपना ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, तो वैसे तो एक फैक्ट्री खोलने में आसान लगता है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ 1000 इंडस्ट्री या 10,000 इंडस्ट्री, तो ये सरकास्टिक लगता है, हास्यपद बोलते हैं उसे। 10,000 इंडस्ट्री खोलेगा, 1000 इंडस्ट्री खोलेगा, बहुत आसान है ना? अभी हमने सबने मिलकर 10,000 रुपए दिए, इंटू 2000 लोगों ने, 2 करोड़ इकट्ठा हो गया, एक इंडस्ट्री ओपन हो गई। ऐसे ही छोटे-छोटे फंड से बड़ी इंडस्ट्री कितनी? अभी मैं बात कर रहा हूँ 1000 की, ठीक है? लेकिन ये 2025 में कितनी हम बात कर रहे हैं? 10,000 इंडस्ट्री ओपन करने की बात कर रहे हैं। अगर एक इंडस्ट्री से ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट आया, और 1 लाख इंटू 10,000, सर कितना हो गया मुझे बताइए कोई? अगर हम 1 लाख रुपए को 10,000 इंडस्ट्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना अमाउंट बनता है? मेरे कोर्स साथी थोड़ा बता देंगे इसमें, मुझे मेरे गणित कमजोर है बहुत ज्यादा। सर 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ मतलब हो गया 1 अरब। ठीक है? तो 1 अरब का फंड कहाँ है, किसके पास है? तो 1 अरब में कितने खर्चे होंगे मुश्किल से? सारे मैनेजमेंट कॉस्ट निकाल लीजिए, है क्या यहाँ पर करने के लिए? केवल और केवल सैलरी बांटना है। इस कंपनी का काम क्या है? मात्र सैलरी में लोगों को एक्वायर करना। हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी? लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख, 10 लाख रुपए, कितना भी सैलरी बांटेंगे 100 करोड़ तो नहीं खर्च कर पाएंगे। ठीक है? सारे खर्चे निकालने के बाद जो उसका 30% होगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट का 30% डिवाइड टू ऑल 100 और 1000 पीपल मैक्सिमम। जो लोग 1-1 लाख रुपए भी देंगे, उस 1 लाख रुपए से ऑफिस चलेगा, रनिंग में चीजें आएंगी, सैलरी, स्टाफ की सैलरी बटेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का दिया जाएगा, कहीं इंप्लॉय कहीं जाता है, कहीं फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अगर जगह देखनी है तो उसके खर्चे होंगे। ऐसे एक नहीं हजारों खर्चे होते हैं। आज की डेट में इस ऑफिस का जो खर्चा है वो 19 लाख रुपए महीने का हो चुका है। कैन यू बिलीव इट? और ये किसने किया? ये मैंने नहीं किया। 1 रुपए मेरा शुरू में लगा था, मैंने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन आज जब लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा 100% दिया तो पता चला कि ये सारा ऑफिस जो लास्ट 3 मंथ से रनिंग हो रहा है ये आप ही के पैसे से हो रहा है। ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाया, एक ऑफिस रन करके आपके द्वारा। तो समझिए कि जब ऑफिस रन हो सकता है बहुत छोटी से अमाउंट पे और बहुत छोटे से लोगों के द्वारा, तो जब यहाँ हजारों लोग मिल जाएंगे तो हजारों लोगों के मिलने से कितनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री ओपन होंगी, उनसे क्या प्रॉफिट जनरेट होगा, किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, इसकी हम बात कर रहे हैं आज, राइट? तो इसी प्रकार से सिंपल विचारधारा ये है कि यहाँ हम छोटे-छोटे फंड से कितना छोटे-छोटे फंड से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगेन इसी सतहरिया की बात कर रहे हैं फिर से। एक किसान है, वो भी हमारे समूह में जुड़े हुए हैं। एक ड्राइवर है, वो भी हमारे समूह जुड़े हुए हैं। एक आईएएस है, वो भी एक हमारे समूह जुड़े हुए हैं। कोई भी जुड़ सकता है समूह से, ठीक है? अब बात ये है कि जब किसान की बात करते हैं तो किसान भाई ने सतहरिया में मान लीजिए कि 2000 लोगों में से किसान भाई भी एक थे जिन्होंने 10,000 इस कंपनी को स्टार्ट करने में दिया, इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने में दिया। ऐसे ही दूसरी इंडस्ट्री और होंगी जहां 500 से लेकर के 20,000 रुपए तक का अमाउंट कुछ भी दे सकते हैं। तो छोटे छोटे फंड द्वारा इन्होंने कई सारे इंडस्ट्री में पैर रख लिए, राइट? बहुत सारे इंडस्ट्री में पैर रख लिया। साल भर में 20-25 इंडस्ट्री ओपन हुई, जिसमें जितना पैसा लगना था दे करके और उतनी फैक्ट्री में इन्होंने अपना शेयर ले लिया। बेसिकली शेयर में और शेयरिंग प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस होता है।
जितना ये पैसा देंगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, उसका वो शेयर तो लेंगे, प्लस उस इंडस्ट्री में होने वाला नेट प्रॉफिट का भी एग्रीमेंट होता है। शेयर बेचने पैसा नहीं मिलेगा। जितना पैसा आपने दिया उसके बदले आपने शेयर ले लिया, एक आपका अलॉटमेंट हो गया कि आपने इतना पैसा दिया है, इसके बदले शेयर रहे। शेयर अपने पास रखिए, सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। अब ये कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो उस ग्रोथ में आप भागीदार हैं, ना कि ओनली शेयर। ठीक है? शेयर तो अपनी जगह है ही है। तो इस प्रकार से एक किसान ने कई सारी इंडस्ट्री में जब पैसा लगाया, तो धीरे-धीरे इसने अपने एक पोर्टफोलियो बना लिया। ठीक है? पोर्टफोलियो में एक आध कंपनी थोड़ा स्लो भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट सारी कंपनी तो स्लो नहीं चलेंगी। और हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? एफएमसीजी में, राइट? तो एफएमसीजी ही एक इंडस्ट्री को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम कुछ भी, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, अल्टीमेटली खाना-पीना बंद नहीं होगा। जैसे अभी कोविड का माहौल आया, तो क्या हमने खाना-पीना बंद कर दिया? नहीं। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर टोटल फूड सप्लाई बंद कर दी? नहीं। इसलिए हमने एफएमसीजी को ही चूज़ किया है, जहाँ 9 प्रकार की कैटेगरी के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे और एक है इंडस्ट्री को ओपन करेंगे, जिसमें आपके स्पाइसेस हो गया, नूडल्स हो गए, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया और एडिबल ऑयल हो गए। ऐसी चीज़ों के ऊपर हमने विकसित किया इन चीज़ों को, ताकि अगले साल भर के अंदर हम लोग खाने-पीने की वस्तुओं का उपभोग करने वाली चीज़ों का उत्पादन करें, राइट? तो इस किसान ने 5, 10, 15 फैक्ट्री में अपना हिस्सा लिया, जब तक ये ज़िंदा है, इसको पैसा आता रहेगा। तो जिस दिन ये मर जाएँगे या इनके साथ कुछ घटना हो जाएगी, नेचुरल या इननेचुरल, इनके साथ कुछ घटना होती है, तो क्या फैक्ट्री भी बंद हो जाएँगी? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से जो भी उनको बेनिफिट जा रहा था, उनके जो नॉमिनी होंगे, वो बेनिफिट उनको जाना स्टार्ट हो जाएगा। कल के दिन नॉमिनी भी नहीं रहे, तो उनके भी कोई नॉमिनी होंगे, उनके पास चला जाएगा, तो वे एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर आपने और हमने किया क्या अभी तक? केवल और केवल क्या किया, एक समूह पहले बनाया, लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों को इकट्ठा करने के बाद ये पहला फेज़ था हमारा, फर्स्ट फेज़, ठीक है? समूह में आज कितने हो गए हमारे साथ, मान लीजिए 15,000 लोग। फेज़ 1 लगभग कंप्लीटेड। आते हैं सेकंड फेज़ पे। सेकंड फेज़ में क्या करना है कि अब एक पैरेंट कंपनी खोलनी है। पैरेंट कंपनी का नाम क्या है आज? रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फेज़ 2 हमारा कंप्लीट। अब क्या बचा? प्रोडक्शन। फेज़ 3 हम लोग आज इसकी बात कर रहे हैं। इस चीज़ को करने में, लोगों के दिमाग में डालने में हो सकता है समय लगेगा आपको, लेकिन जिस दिन वो उसकी समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ वो कर रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और अगर सोचा भी होगा तो करने की सोची नहीं होगी। क्योंकि ठीक है, कोई ना कोई करेगा। अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आज यदि आप जॉब कर रहे हैं, छोटी जॉब में हो या बड़ी जॉब में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपके ना रहने पर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली को पैसा आने वाला है क्या? अगर नहीं आ रहा है, तो रात में इसके विषय में सोचिएगा ज़रूर कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप कल नहीं रहे तो क्या होगा? कि जीवन में कोई भरोसा तो है नहीं, राइट? तो इसलिए हमने इसको लोगों तक पहुँच करके इसकी बातें की। कई लोगों को ये हास्यास्पद लगा, कई लोगों को मज़ाक लगा, कई लोगों को लगता है अच्छा ठीक है भैया जी, आप कर लेना तो बता देना। कई लोग आज भी वेट एंड वॉचिंग पीरियड पे हैं कि जब हो जाए तो बताना। और रियलिटी ये है कि आपको ताकने वाले लोग बहुत होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। जब चलते हैं आगे, ठीक है आप चलिए हम आते हैं। और कई लोग बोलते हैं चलिए मैं चलता हूँ साथ में, और देखते हैं कितने लोग मिलते हैं। बस यहाँ थोड़ा-सा अंतर है। तो आज हमारे साथ जो 15,000 साथी जुड़े हुए हैं, वो बेस लेवल के हैं, ना कि फॉलोवर हैं, वो क्रिएटर हैं, जो आज भरी मुसीबत में जब लोग नहीं मिलते, जब लोग नहीं सुनते, तब लोग आए हैं। मैंने देखा है फ़ोटो, जब वो जाते हैं गाँव में जहाँ पर एक छोटा-सा झाड़ लगा होता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के प्लान दे रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, रियलिटी ये है। हमारी इस पूरी कम्युनिटी का छोटा से छोटा सदस्य जो आज जॉइन हुआ है, यदि उसकी सोच पूरी परिवर्तित हो चुकी है इस समाधान को लेकर के, तो वो 100% हमारे लिए एकदम बेस है। हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, बस आप हमें मत छोड़िएगा, है ना? तो हमें मिल कर के ये जो संख्या बनाई है, आप लोग इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। आगे आने वाले लोग आपको फॉलो करेंगे, वो क्रिएट नहीं करेंगे। आज आपने प्लान दिया है जाकर के, लेकिन भविष्य में जैसे ये भी एक फैक्ट्री स्टैंड होगी, तो जो लोग वेट एंड वॉच पीरियड पे हैं, वो लोग आपके आगे से फ़ोन करेंगे, भैया कैसा चल रहा है? वो एक्चुअली पूछ नहीं रहे हैं, उनको पता है तुम सफल हो गए हो, ठीक है? वो ये बताने आए हैं कि मुझे कहाँ जगह मिलेगी। तो उस टाइम अपना एटीट्यूड आप दिखा सकते हैं कि भैया तुम आए थे तब थे, लेकिन आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमारे पास भी सुबह से लेके शाम तक फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे हैं सर, क्या चल रहा है? हमें पता भी है आपने क्यों फ़ोन किया, काम की बात करो अभी आप, है ना? तो वो समय भी बहुत जल्दी आ चुका होगा। हो सकता है कि लोग सारी घटना घट रही होगी अभी भी। तो ये तीसरा फ़ेज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम ऐसे करेंगे, हम ये सोच रहे हैं, ऐसा होगा, ये
और दूसरी बात, ये मेरा अकेले का सपना नहीं था। इस सपने को आप लोगों ने अचीव किया है, आप लोगों ने मिल करके हमने देखा है। तो आज भले ही यहाँ 15,000 लोग हैं, बट उसमें से एक्टिव कितने हैं? भले ही आज यहाँ पर 1000-2000 लोग मीटिंग में ना आते हों, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको पता है कि पीछे कुछ बड़ा हो रहा है, राइट? तो उसकी जवाबदारी आपने और हमने लेके रखी है, जितने लोग आज ज़ूम मीटिंग बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके साथ-साथ हमने इसी सिस्टम में कुछ ऐसा भी एक सिस्टम बनाया, शुरू में आपको मैंने बताया था ना कि 180 प्रकार के प्लान्स को स्टडी करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जब हमारा कोई साथी दूसरे साथी तक जाए और दूसरा तीसरे तक जाए, तो यहाँ उसका फ्री में स्वागत ना हो, उसको कुछ पैसे मिले साथ में। और इतना पैसा मिले कि ये तो अपनी जगह सही था, यहाँ से पैसा बहुत सारा मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप इस समूह में भी लेके आते हैं, ठीक है? तो कुछ पैसा आपको वहाँ से मिलेगा और कुछ इतना हो जाएगा कि लोग यहाँ पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ अचीव कर चुके हैं आज की डेट में। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ। लोगों ने इतना पैसा इतना ले लिया है और अपने ही पैसे से लोग एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पर इस समूह में आने के लिए एक छोटा-सा आपको अनुदान देना पड़ेगा। अब जहाँ यहाँ बात आती है पैसे की, तो यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों या नहीं आई हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समूह में तभी आइएगा जब 100% आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हों कि हाँ, मुझे ये काम करना ही है। अदरवाइज़ किसी के कहने पे ₹1 भी मत दीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस समूह में आने के लिए हमने एक अमाउंट रखा है, वो है $50 का दान या डोनेशन। दान क्यों बोला मैंने? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये $50 किस काम आने वाला है? मान लीजिए आज मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, समय है, मैं आप तक पहुँच गया, आपको बात अच्छी लगी, ठीक है, मैं वहाँ से चला आया। आपको भी तो आगे चढ़ना है, आपको भी तो कई लोगों को यहाँ लेके आना है। तो जब आप किसी के पास जाएँगे तो आपकी गाड़ी घोड़े भी पेट्रोल लगेगा, खाएँगे, समय लगेगा और किसी को लेके जाएँगे तो उसको भी खाना खाना पड़ेगा। उन सबकी भरपाई करने के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया कि जो भी इस समूह का सदस्य बनेगा, सोच समझ के वो एक बार लाइफ में $50 का दान दे दे, ताकि जितने लोग उस तक पहुँचने में जिन्होंने मदद की है, ये पैसा उनको दे दिया जाए ताकि उनका भी घर चलता रहे। ठीक है? तो ये पैसा मेरे पास नहीं जाता है। बेसिकली इस पैसे के सिस्टम 3 पार्ट कर देता है। 85, 5 और 10%। कितना हो गया? 100% पैसा सेम टाइम आपसी लोगों में ही बाँट दिया जाता है, जो लोग इस समूह में पहले से जुड़े हुए हैं। और ये मैं नहीं करता हूँ, ये सिस्टम सेल्फ प्रोटोकॉल बना हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ बटन दबा, वहाँ सारा पैसा खत्म। कोई भी पैसा यहाँ स्टोर नहीं किया जाता है और ये सब कुछ आप स्वयं अपने हाथ से करते हैं। इसमें कोई ब्याज, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आरओआई ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये दें तो 100 बार सोच लें, क्योंकि ये पैसा डे 1 से डूब गया। दिया हुआ दान कभी वापस नहीं आता है, डूब गया स्पष्ट बहुत गंदा लगता है, बट बोलना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो ये पैसा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इतने पैसे से 1 महीने का एक परिवार का राशन आराम से चल जाता है। ठीक है? और यदि आपने कर दिया है, तो फिर उसका एक स्टेप और आगे सुन लीजिएगा। यदि आपने समूह को जॉइन कर लिया है, तो आपको 2 काम और कर लेना है। आपको कम से कम 10 लोगों को समूह में लेके आना है। यदि आगे करना चाहें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि लोगों को लेके आना है कि नहीं आना है। बट आए तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लोगों को यदि आप साल 2 साल में भी ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करिए। जितना जल्दी करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, लेट करेंगे लेट आएगा। यदि आपने समय लेकर के 10 लोगों को इस समूह में ले आए, तो आपकी मदद से 10 लोग अल्टीमेटली समूह में पहुँच गए। ठीक है? और यही सेम चीज़ आपको उनको डुप्लीकेट करवा देना है, तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 लोग और 100 इंटू 10 कितना होता है? 1000 लोग। यदि कुछ ऐसा हो जाता है, तो 10, 100 और 1000 1110 लोगों का समूह आपके द्वारा बनाया जाता है। मतलब आप 1110 लोगों को यहाँ लेके आ गए समूह में। तो आपको क्या मिलेगा? तो मोटा-मोटा 1 करोड़ रुपए आपके पास केवल ये 11 से 10 लोगों को लाने में आपके पास पहुँच चुका होगा। अब ये कैसे आएगा? कब मिलेगा? तुरंत मिलेगा। बस इस चीज़ को समझने के लिए लगातार मीटिंग अटेंड करते रहिए और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप एक बार उनसे चर्चा कीजिए कि जो हमने बताया था, क्या वो वास्तव में सही है या ऐसा होता भी है, नहीं होता है? इसकी चर्चा उनसे, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा-सा कम था, 8:30 बज चुका है, तो इसकी चर्चा कभी नेक्स्ट वाली मीटिंग में कर लेंगे। और कम्युनिकेशन प्रोग्राम बहुत ईज़ी है, तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम को अचीव करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसको हम कंप्लीट करें। तब तक के लिए धन्यवाद और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। सर। थैंक यू सर।